वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो यहाँ निफ्टी आज करीबन 150 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। 25,656 के आसपास का लेवल है। कल हमने इसी लेवल को सस्टेन भी किया था, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है 25,700 को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन होना। वही अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो 61,194 का यहाँ पर स्तर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आज करीबन 350 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। सो वीकनेस ऑल अराउंड। अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स को भी देखें तो वहां पे भी हरा निशान जो है आज के बाजार में बना हुआ है। और निफ्टी सेंसेक्स इस समय डे लो के आसपास कामकाज करते हुए। कुछ ऐसे इंडेक्स जहां पे आज तेजी है, उनमें से सिर्फ दो ही इंडेक्स है। निफ्टी आईटी जहां थोड़ी बहुत बुओयंसी देखने को मिल रही है, पर इस पे हम यकीन नहीं कर सकते क्योंकि एक दिन ऊपर होता है तो अगले दिन नीचे। और वहीं निफ्टी फार्मा जहां पे कुछ मोमेंटम सिलेक्ट स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, तो बाकी सब बाजार जो है वो लाल निशान में इस समय कामकाज कर रहा है। खबरों में एआई समिट जो है वो हमारे देश में हो रही है, दिल्ली में हो रही है। उसका इम्पैक्ट हमने कुछ स्टॉक स्पेसिफिक देखा है। नेटवर्क के स्टॉक में देखा है, इन्फोसिस के स्टॉक में देखा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कंपनीज के साथ करार किए हैं, खास करके एनवीडिया के साथ। लेकिन ये कितना सस्टेन करेगा, ये खबरें आगे आपको इस मार्केट में क्या करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर अरुण केजरीवाल, इज फाउंडर केजरीवाल रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, एंड मिस्टर अंशुल जैन, ही इज हेड ऑफ रिसर्च एट लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू अरुण सर। अरुण सर, हम जब साल की शुरुआत हुई थी तो हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे। 2026 इज गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर फॉर इंडियन इक्विटीज आफ्टर 13-14 महीने का स्लम। क्योंकि सब कुछ अच्छा था, हमारी जीडीपी ग्रोथ अच्छी थी, बजट का इंतजार था, बजट भी आ गया है, उसमें भी ठीक ठाक ही था एज फार द कैपेक्स प्लान इज कंसर्न, डिफेंस बजट इज कंसर्न। उसके बाद ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं थी, वो भी हो गई, सब कुछ हो गया। मार्केट लेकिन वहीं का वहीं खड़ा है, मार्केट में कुछ नहीं हुआ। अर्निंग्स भी आ गई, अर्निंग्स भी ओके ओके थी, आई मीन थोड़ा इम्प्रूवमेंट था अक्रॉस द सेक्टर्स, बट हमने कुछ किया नहीं बाजार में। क्या जीतू हमको जी। ऐसे ही रहना है क्या? जीतू जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और बड़ा पेचीदा सवाल पूछा। तीन साफ इसमें से तीन चीजें साफ उभर कर आती हैं। पहला, आपने कई चीजों का जो विवरण किया उसमें आपने वर्ड यूज किया ठीक ठाक। ठीक ठाक अच्छा नहीं होता। ठीक ठाक मतलब चलता है, जुगाड़ एटीट्यूड वाला एक शब्द होता है। अब आ जाइए एक्चुअल में क्या हुआ। साल के शुरुआत में ट्रेड डील के बारे में बातचीत थी। ट्रेड डील हो गई, एक नहीं, मेरे ख्याल से कई सारी ट्रेड डील हो गई। और शायद जो सबसे पेचीदा ट्रेड डील हुई वो इसलिए हुई क्योंकि इंडिया की ईयू के साथ ट्रेड डील हो गई। तो डोनाल्ड करेक्ट। ट्रंप को जो कहते हैं ना, ईर्ष्या हो गई, अरे मैं कैसे रह गया, उन्होंने एक ट्रेड डील की। उसमें अभी भी फाइन प्रिंट एक एक करके निकल रही है, और जैसे जी। जैसे उस पे चिल्ला चिल्ली होती है वो भी आयन आउट हो जाता है। जो जोकर इन द पैक रहा है वो ये है कि नतीजे से जो उम्मीद थी कि ब्रॉडर मार्केट में एक खुशहाली देखने को मिलेगी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। और इसके लिए रिजल्ट्स ठीक ठाक रह गए, अच्छे, या जो कहते हैं एक टर्न अराउंड के संकेत देने वाले रिजल्ट नहीं आए। इसके ओके। कारण भारतवर्ष का जो मार्केट है, जो किसी भी लिहाज से सस्ता नहीं कहा जा सकता है, बट फेयरली वैल्यूड है या रिचली वैल्यूड है, वहां पर आपको ऐसा लगा कि मार्केट में कुछ नहीं रहा। और एक आखिरी शब्द इस पे कहूंगा कि गोल्ड सिल्वर को अपने इंपॉर्टेंस से ज्यादा वेटेज मिलने के कारण वहां पर एक, जो कहते हैं, ब्लाइंड रेज, स्टैम्पीड और भावों में अनाप शनाप तेजी देखी गई। करेक्ट। ट्रेड डील सी कर गई थी, अच्छे अच्छे खबरों में ट्रेड डील भी थी, और जैसे सर ने हमको याद दिलाई, अरुण सर ने, कि ट्रेड डील भी हो गई, सब कुछ हो गया, पर मार्केट वहीं का वहीं है क्योंकि अर्निंग्स पे कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। और जब तक अर्निंग्स नहीं सुधरेंगी
तो हम कुछ नहीं कर सकते और एफआईएस की वापसी भी नहीं हो सकती, इस मार्केट में ऑप्टिमिज्म नहीं हो सकता। अब टेक्निकली देखते हैं कि अंशुल सर क्या बोलते हैं। निफ्टी 25,650 के आसपास फिर से खड़ी है। कल भी हमने इस लेवल के आसपास से बाउंस बैक किया था, लेकिन आज हम फिर फिसले हैं। क्या इन्हीं स्तरों के आसपास टिकेंगे या फिर नीचे की तरफ के रास्ते खुले? देखिए, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 25,550 के आसपास की 25,750 जाएगा, और 25,750 के ऊपर जब गैप फिल कर लेगा तो अगला गैप 25,892 पे है। आज का हाई लगभग उसी गैप को फिल करते हुए 25,885 बना है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में थी। बैंक निफ्टी 60,300 से हम डिस्कस कर रहे थे, 60,873 वो निकला, उसके ऊपर 61,417। आज 61,417 कल टेस्ट होके उसके ऊपर क्लोज हुआ, आज खुला ऊपर लेकिन ओपन हाई के साथ खुला। तो अब तक तो आपके दर्शक देख के समझ ही चुके हैं कि जिस दिन इंडेक्स पे कोई एक ओपन हाई खुला तो जब तक वो ना निकले तब तक लॉन्ग नहीं करना चाहिए। कल निफ्टी में भी यही हुआ था, 752 टेस्ट हुआ था लेकिन ओपन हाई के साथ खुला था। पूरा दिन लगा दिया क्रॉस होने में, लास्ट आवर में क्रॉस हुआ था तो लास्ट आवर में तेजी बनी और आज गैप अप खुला। तो वही चीज आज बैंक निफ्टी पे है, एक तो 61,417 स्वीप हो रहा है, दूसरा ओपन हाई के साथ खुला है। तो जब तक आज का हाई नहीं क्रॉस हो रहा है, मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है बैंक निफ्टी में। ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज 75 मिनट के चार्ट पे 61,100 61,050 इस जोन को टेस्ट करने के लिए आ रहा है। मैं शॉर्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूं। नीचे में जहां बुलिश एविडेंस या बेयर ट्रैप बनेगा मैं बाइंग में ही इंटरेस्टेड रहूंगा। अभी भी 3.5 लाख के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के, 1,34,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है फ्यूचर्स पे। अगर इस डाउनफॉल में ऐड होते हैं तो मैं वापस से बेयर ट्रैप या ब्रेकआउट, दो में से एक चीज जो भी बनेगी मैं लॉन्ग करूंगा। बेयर ट्रैप बनता है तो डबल क्वांटिटी लॉन्ग करूंगा, ब्रेकआउट बनता है तो सिंगल जो नॉर्मल क्वांटिटी है उसी से लॉन्ग करूंगा। तो अभी भी अंशुल जो है वो शॉर्ट नहीं करेंगे इस मार्केट को, वो सिर्फ लेवल्स का इंतजार कर रहे हैं, वहां से वो लॉन्ग पोजीशंस ही बनाएंगे। चलिए अब एक और सेक्टर की बात करते हैं जिसकी बात हम पिछले कुछ सेशन से कर ही रहे हैं, वो है आईटी स्पेस। आज इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक में हरा निशान देखने को मिल रहा है, क्योंकि एआई समिट के चलते हुए कुछ जो वेंचर्स है उनमें बातचीत हुई है, कोई डील्स साइन हुई है, उसके चलते हुए एक अच्छा रुझान आज बना हुआ है। लेकिन कितना सस्टेनेबल हो सकता है ये अरुण सर? आईटी सेक्टर में ने हमको निराश ही किया है। अगर हम आईटी स्पेस को देखें तो एंथ्रोपिक की खबरों के बाद जो पिटाई हुई है उससे उभर ही नहीं पा रहे हम। और एआई समिट में जो अब समझौते हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, आपस में डील्स हो रही है, उसका भी इम्पैक्ट कुछ खासा नहीं देखने को मिल रहा। वो एंथुजियाज्म जो है वो इस सेक्टर से कम्प्लीटली मिसिंग। कब तक इंतजार करना होगा हमें? जीतू जी, 3 चीज है आईटी के बारे में। एक, जो रोजमर्रा का जो आईटी है वो ठीक ठाक चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। कंपनी का परफॉर्मेंस इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन आ रहा है। एक एक्सपेक्टेशन बनी हुई थी जब आईटी चरम सीमा पे थी, 2000 का पीरियड आप याद कीजिए, Y2K करके एक फिनोमेना था, वो जो 3 0 की बात कर रहे थे कि 1999 जब 2,000 हो जाएगा तो कंप्यूटर की भाषा में 99 को बदल के 000 के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। वो अपॉर्चुनिटी आया, बड़े शांति से कंप्यूटर्स में सब में चेंज हो गया, घड़ी बदल गई, लेकिन कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं मिला कि आपके घर में गाड़ी अटक गई, आप कुछ काम नहीं कर सके। अब ये जो एआई है, रोज सुनते हैं एआई ये कर देगा, एआई ये कर देगा। एक छोटा उदाहरण देता हूं, आपके और मेरे जीवन में जो यूज देखते हैं, एलेक्सा करके एक छोटा सा डिवाइस है जो आपके लिए छोटे मोटे काम अपने आप कर देता है। ये भी एक तरह का एआई ही है। आप उसको ये कहते हो ये चालू कर दो, ये बंद कर दो, वो आपको मैसेज सुना देती है। कई तरह के ऐसे एप्लीकेशन है, ये भी एक एआई का ऐप है। मेरे ख्याल से एआई में बहुत कुछ होना बाकी है, अभी शुरुआत हुई है। ये जो एआई समिट में जो एग्रीमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं,
उनका इम्पैक्ट कंपनी और कंपनी के नतीजों पे देखने में कम से कम 3 से 4 तिमाही लगेंगे। इमीडिएट कुछ भी एक्सपेक्ट करना अच्छा नहीं है, सही नहीं है। एक चीज और यहां पर कहूंगा कि जो एक कंपनी है जिसने पूरे दुनिया को हिला दिया है एआई को लेकर, उसकी अगर आप मार्केट कैप की बात करो, इंडिया के पूरा आईटी सेक्टर से ज्यादा उसकी वैल्यूएशन है। तो कितना बड़ा इसमें फर्क है उस कंपनी में जो एक तरह से एक स्टार्टअप है और इंडिया का आईटी क्षेत्र जिसके ऊपर अपने पूरे जीडीपी और इकोनॉमी का दारोमदार है। तो दिल्ली बहुत दूर है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत कुछ करना है। तो ये उम्मीद भी करना कि एआई से सब कुछ कल ही हो जाएगा, ये भी सही नहीं है। आईटी के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट या रुझान बदल जाए, वो भी ये सोचना कि कुछ महीने में हो जाएगा, वो भी सही नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आईटी विदाउट एआई चल रहा है वो ठीक ठाक है, उसमें कोई घबराहट नहीं है और टेंशन जैसी चीज नहीं है कि आप आईटी से बेच बाच के निकल जाओ। अगर आप एआई में नहीं हो तो कल से आपका धंधा नहीं होगा, ऐसी कोई स्थिति या परिस्थिति नहीं है। बहुत अच्छे से समझाया आपने सर, ऐसे कोई इम्पैक्ट आने में भी समय लगेगा। बिल्कुल। आज एक जो बड़ी खबर है वो है क्रूड को लेके, और क्रूड जो इंटरनेशनल मार्केट्स में है वो $70 के आसपास आ चुका है, और अब जो रिपोर्ट्स आ रही है वो कह रही है कि 75 और 80 भी जा सकता है। लेकिन उसका एक इम्पैक्ट जो है हमारी अपस्ट्रीम कंपनी से पड़ता है। आज ओएनजीसी टॉप गेनर है, निफ्टी का 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है। एमआरपीएल में भी एक अच्छा मूव है और एमआरपीएल अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे है। सो ओएनजीसी, एमआरपीएल, अंशुल दोनों ही के चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए, ओएनजीसी या आप इसको देखिए, ओएनजीसी से ही स्टार्ट कर देता हूँ। मैं क्रूड से करना चाह रहा था। ओएनजीसी में एक स्ट्रक्चर हाई के आसपास खड़े हैं हम, 271 के आसपास। बहुत अच्छा कोई ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है। 271.40 निकलता है तो एक ब्रेकआउट बनेगा 300 रुपए तक के लिए। मैं उस कैंप में बैठा हूं जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ब्रेकआउट फेल होगा और लिक्विडेशन में 254 और 238 रुपए आ जाएगा। एंड मैं इस कैंप में इसलिए बैठा हूं कि लास्ट टाइम भी आपको याद होगा बीएचईएल में मैंने यही चीज दिखाई थी 295 पे, जब वीकली फ्लैग बन रहा था कि ब्रेकआउट नहीं ट्रेड करना है। ब्रेकआउट आया और वर्टिकली मूव के बल गिरा वो, तो मैं ब्रेकआउट पे इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। आता भी है तो भी नहीं रहूंगा, टारगेट हिट हो जाए तो भी कोई गम नहीं है। लेट इट मूव विदाउट मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरी चीज, क्रूड पे जो इतना वो डिस्कशन चल रहा है, हाँ ये मैं मान रहा हूँ, क्रूड कल 4% चला है, नो डाउट 4.37% क्रूड ऑयल गया है। बट अगर आप उसको चार्ट पे खोल के देखेंगे तो 12 फरवरी को 3.5% गिरा था, 13 फरवरी को साइडवेज था, 17 फरवरी को फिर लगभग 1.25% गिरा था। 4 दिन में जितना गिरा था कल एक दिन में उतना रिकवर हुआ है। तो कोई बहुत बड़ी मूव ऐसी नहीं आ गई है। और अगर इसको आप वीकली चार्ट पे जाके देखें, वीकली चार्ट पे 26 जनवरी को एक कैंडल बनी थी 26 जनवरी वाले वीक में, जिसका हाई था 66.40 और लो था 60.06 डॉलर। ये तीसरा हफ्ता है जब हम उसी के अंदर इनसाइड बार हैं और वो कोई क्रॉस हुआ नहीं है। तो आपको दिक्कत या अगर क्रूड के बढ़ने से किसी को घबराहट भी होती है या अपॉर्चुनिटी भी खोजनी है तो लेट इट क्रॉस 66.4, पहले ब्रेकआउट आने दीजिए इस फ्लैग पैटर्न का, उसके बाद किसी तरह की क्रूड रिलेटेड आपको ट्रेडिंग एक्टिविटी करनी चाहिए। नहीं तो ये कंसोलिडेशन जनरली इनसाइड बार 3 to 5 बार्स की होती है। अगर नहीं 6 में ब्रेकआउट आता है तो 8 और 13 बार तक भी जा सकता है। और वैसे भी क्रूड आप ओवरऑल देखेंगे तो वो 2023 से इसी रेंज के, लगभग इसी रेंज के अंदर है। ऊपर 70 नहीं तोड़ता है, नीचे 55 नहीं तोड़ता है। तो रेंज विद इन रेंज बन रही है, कंसोलिडेशन है। और क्रूड पे ब्रेकआउट आएगा या नहीं आएगा ये आपको ट्रेडिंग व्यू के या किसी चार्ट से ज्यादा ट्रूथ सोशल पे मिलेगा। तो ट्रूथ सोशल पे नजर बनाए रखिए, वहां पे पता चलेगा कि क्रूड में ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं। जी अंशुल, 2 स्टॉक्स के बारे में जानना चाहूंगा। एक तो E2E जो